कौन सी लाइट कहाँ पड़ती है रिफ्लेक्शन? हाँ, सेवेंटी 79। कोई लेक्चर ख्वाब में भी कर लिया करें 2-4, किसी दिन आके 85 लिखें हम। कर लेंगे, आ जाओगे। कोई आप आए हो किसी दिन, पता चले सेल्स टैक्स के 4 लेक्चर आपको खुद ही याद हैं ऑटो पे। अच्छा जी, चैप्टर 13 का आखिरी सफा निकालें, जो कल जाते जाते बात चल रही थी। चैप्टर 13 का लास्ट पेज। ये पेज मिल गया भाई? आराम से रजिस्टर को फेंके, नहीं ऊंची फेंक रहे हैं। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ढूंढ लें साथ वाले कहां हो रही है। अभी तक हाइब्रिड में किताबें खोल के सफ़े ढूंढे जा रहे हैं और लोग निकाल के फारग भी हो चुके हैं। लें जी, आपकी कसर रहेगी थी आने की, और वो भी पूरी होगी। इतनी लेट आते हैं। चैप्टर 4 में सेक्शन 11 कहता था कि रेजिडेंट की फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, और कहता था रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम माफ है। ये शायद आप लोगों को याद हो, चैप्टर 4 में शुरू में 4-5 दिनों में पढ़ लिया था कि रेजिडेंट बाहर के मुल्क की इनकम कमाए, रेजिडेंट से मुराद है पाकिस्तान में 200 दिन 300 दिन रहा, वो अगर बाहर के मुल्क की इनकम कमाए तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, और अगर नॉन रेजिडेंट बाहर के मुल्क की इनकम कमाए तो वो उसको क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। फिर हमने 2 बेनिफिट्स पढ़े थे, वो ये पढ़े थे कि कभी कभी रेजिडेंट की फॉरेन, अच्छा जब रेजिडेंट की फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है ना, तो फिर हम उसको इनकम में ऐड करते हैं क्योंकि टैक्सेबल है, और एंड पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट देते हैं। जैसे कैपिटल गेन चाइना बिजनेस थोपिया वाला सवाल किया था। अच्छा, इसके बाद फॉरेन की स्पेलिंग गलत है भाई, तस्वीर भेज दो उसको। इसके बाद फॉरेन इनकम 2 सूरतों में रेजिडेंट बंदे की माफ है, रहने में बाद में। फॉरेन इनकम 2 सूरतों में रेजिडेंट बंदे की माफ है। पहली सूरत, अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन है और मुसलसल 4 साल से नॉन, तो जिस साल पाकिस्तान आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल, इसकी सारी फॉरेन सोर्स इनकम्स माफ हैं। इसकी सारी फॉरेन सोर्स इनकम्स माफ है। और अगर वो पाकिस्तान में कोई बंदा नौकरी करने आया है और उसका स्टे 3 साल से कम है और बाहर की इनकम को पाकिस्तान नहीं लाता, तो उसकी सारी फॉरेन इनकम्स माफ हैं, जो मर्जी कमा ले। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस, कैपिटल गेन कमाए, बिजनेस कमाए, अदर सोर्स कमाए, प्रॉपर्टी कमाए, सैलरी तक कमाए तो भी माफ है, बाहर के मुल्क से मिले उसको, जो 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 कुछ भी है, इधर भी सैलरी मिले तो भी माफ है। हां, ये दोनों प्रोविजंस हमने पढ़ी थी चैप्टर 13 के अंदर, लेकिन एक प्रोविजन ऐसी है जो सिर्फ सैलरी के लिए खास है। ये सिर्फ फॉरेन सैलरी को माफ करेगी और चीजों को माफ नहीं करेगी। फॉरेन सैलरी आपकी माफ हो जाएगी रेजिडेंट बंदे की। रेजिडेंट बंदा वो होता है जिसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा है। तो रेजिडेंट बंदे की फॉरेन सैलरी माफ हो जाएगी जो बाहर के मुल्क से उसने सैलरी कमाई, या तो वो साबित कर दे मैंने बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दिया, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 102 में,
या वो ये साबित कर दे कि मैं सिटीजन हूं और पाकिस्तान से बाहर ही रहा हूं, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 51 में। या वो साबित करते कि मैं सिटीजन हूं और पाकिस्तान से बाहर ही रहा हूं साल के एंड पे, तो उसकी फॉरेन सैलरी क्या हो जाएगी? माफ। तो अगर आपने फॉरेन सैलरी माफ करानी है तो ये प्रोविजन है, लेकिन अगर आपने फॉरेन सैलरी के अलावा बाकी सारी इनकम्स माफ करानी है या सैलरी भी माफ करानी है, ये जब ऑल आ गया तो ऑल में फिर सैलरी भी आ गई, फिर आपने कोई भी इनकम माफ करवानी है तो वो ऊपर वाली दो प्रोविजन आपके लिए अवेलेबल है। तो जब भी पेपर में फॉरेन इनकम आया करेगी, तो अगर वो सैलरी हुई तो हम ये सारा सोचा करेंगे, और अगर वो सैलरी हुई या कोई भी हुई तो ये सारा सोचा करेंगे। और अगर इन दोनों में उसको बेनिफिट मिल रहा हुआ ठीक है, नहीं तो फिर रेजिडेंट बंदा मारा जाएगा, इसकी फॉरेन इनकम्स क्या होंगी? टैक्सेबल होंगी। भाई इसके टेम्परेचर को देखने कुछ करना है भाई। अब वो क्वेश्चन था चैप्टर 18 में, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 3 सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे, अगर ऑनलाइन वालों के उसमें अपलोड ना हो सके हो तो आप कर लीजिएगा। चैप्टर 18 के 3 सवाल, चैप्टर 18 के 3 सवाल होमवर्क में भेजे थे आपको, 41, 27 और 28। इसमें से आज 27 डिस्कस कर लेते हैं, कल फिर 28 कर लेंगे, फिर 41 परसों कर लेंगे। अच्छा, फिलहाल क्वेश्चन 20 में देखें लिखा हुआ था, ताहिर वॉज वर्किंग इन यूएई फॉर पास्ट 5 years और फिर पाकिस्तान आया है। पेज 417 पे जो क्वेश्चन 20 किया था हमने, तो 4 साल से पाकिस्तान से बाहर है, अब पाकिस्तान आया है। ही रिसीव 1.5 लाख फ्रॉम हिज एक्स एम्प्लॉयर, उसे इनकम फ्रॉम सैलरी मिली है एम्प्लॉयर से, बस इसको फेस पे ऐड करके लेस कर देना था। और ये माफ क्यों है? अब कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ कि, देखें सैलरी देख के आपके जहन में आ सकता था कि सैलरी है तो बाहर टैक्स पे की है, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ। सैलरी है और रिमेन्स अब्रॉड है, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ, वो तो पाकिस्तान आ गया उल्टा। तो असल में जो प्रोविजन लगनी थी वो ये क्या चीज, हाँ वो 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, इस वजह से जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल। अब ये आया कब है? अप्रैल 2020 में। तो रेजिडेंट कब बना? 2021 में। 21 में। तो 21 और 22 की इनकम इसकी क्या होगी? माफ होगी। 2021 एंड 2022 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। हमारा सवाल तो लकीली 2021 का ही है, सिर्फ हमारा सवाल तो 2022 का है ही नहीं। ये 9:15 पे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होगी खुली कचहरी आज, और 9:50 या 55 से ऑनवर्ड्स बॉयज़ के लिए होगी। तो भाई ये ज़रा आप तस्वीर खींच के उनको भेज दें अब्दुल्ला साहब को, उन्हें कहें ये कैफ 2 में अनाउंसमेंट करनी है। ओके, अब निकाल लें कल वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 जो होमवर्क के अंदर दिया था। तो आज ज़रूर याद करके आए, चीज़ें सुनाएं ताकि पता चले।
बेसिक सैलरी को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना था, हाउस एंड अलाउंस को 12 से मल्टीप्लाई कर देना था। जब कभी सवाल में हॉस्पिटलाइजेशन भी दी हो और मेडिकल अलाउंस भी दिया हो और हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में नहीं लिखा हुआ तो इसको एज पर टर्म्स एज्यूम करना था। तो जब इसको एज पर टर्म्स एज्यूम किया तो ये एग्जेम्प्ट हो गई, तो इसको फिर 12 से मल्टीप्लाई करके फुली टैक्सेबल कर देना था। बाकी रिटर्न एयर टिकट है, ये एम्प्लॉयर की तरफ से तोहफा है। लोन और गाड़ी अगर साल के मिड में दी जाए तो इसको प्रोपोर्शनेट करना होता है। तो 5 मिलियन इंटू 4%, 6% तो पे कर रहे हैं ना, 4% इंटू 11/12। इसको ओ 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 अगर इतना सा लिखा होता तो इसको न्यूमेरिकल के एंड पे लेस करना था, लेकिन बाद में लिखा है कि उसका टैक्स कटा और कटने के बाद में एम्प्लॉयर ने उसको इतने पैसे अपनी तरफ से हदिये के तौर पे दे दिए। इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि वो उसका टैक्स सारा बर्दाश्त कर रहा है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है। वो फिर 4-5 स्टेप करने पड़ते थे। वो देखें क्वेश्चन 20 के अंदर लाइन है, अगर आपको 3 स्टेप वर्किंग याद हो तो वो क्वेश्चन 20 के अंदर लाइन है। क्वेश्चन वो जो किधर है, बीना सिकंदर नहीं, मिसिज असलम की बीवी, असलम की बीवी किधर है आजकल? असलम के पास, ठीक है, रियली अप्रिशिएट जी, मेके गई हुई है। चलो किधर है असलम की बीवी? क्वेश्चन नंबर 17। वो डॉक्टर सोना है क्वेश्चन 14 तो मेरे ख्याल से, वो तो बीना सिकंदर है। ये मिक्स हो जाती हैं सारी बाजियां आपस में। 17 तो मिसिज असलम वाले सवाल में लिखा हुआ था, in accordance with the terms of employment, tax related to her salary is to be borne by employer। बस इतना सा लिखा हुआ था कि टैक्स कौन बर्दाश्त करेगा। तो इसमें हमने क्या किया था, 3 स्टेप वर्किंग परफॉर्म करनी थी। किया ये सवाल आपने नहीं किया, अभी मुझे नहीं बताइए। तो इसमें आपने 3 स्टेप वर्किंग परफॉर्म करनी थी। तो याद है आपको, स्टेप 1 करते थे, स्टेप 2 करते थे, स्टेप 3 करते थे, फिर फेस पे ले जाते थे। तो इसमें आपने 3 स्टेप वर्किंग परफॉर्म करनी थी। सिंपल सी लाइन लिखी हुई थी, टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां डिफरेंट फिक्रा लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है, उसकी सैलरी पे टैक्स कटा तो हमें आदत है इसको एंड पे क्या करने की, माइनस करने की। बाद में उसको एम्प्लॉयर ने दे भी दिया तो इसके फिर 2 काम करने थे। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपने इसको ऐड करना था और एंड पर माइनस करना था। कितने लोगों ने यही किया था घर में? हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में जी। वेल डन। फर्स्ट रो एंड लास्ट रो एंड सेकंड रो एंड फोर्थ रो एंड सेकंड लास्ट रो, वेल डन जी। बिल्कुल आए हाइब्रिड में। इधर कौन पूछने वाला है, कौन रोकने वाला है? जब मर्जी आए, जब मर्जी बैठे, जब मर्जी सोएं, जब मर्जी ले। अच्छा जी, इसमें तो कोई मसला नहीं हुआ था भाई। फेस वैल्यू शेयर की इग्नोर करनी होती है अनलेस के वो सवाल में कह दे वी परचेज्ड एट फेस वैल्यू, वी परचेज्ड एट। इस सवाल में अल्लाह का शुक्र है मेरे ख्याल से कॉस्ट ऑफ शेयर वैसे ही 0 लेनी थी, क्योंकि ही वर अलॉटेड शेयर्स एट रुपीज, कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा होता ना ही वर अलॉटेड शेयर्स एट रुपीज इतने, फिर वो कॉस्ट लेते। तो व्हाट इज अमाउंट पेड फॉर परचेजिंग द शेयर्स? 0। इधर तो कॉस्ट ऑफ शेयर वैसे ही 0 थी। तो ये कितने लोगों से होगी थी एडजस्टमेंट? बस ठीक है। खरीदे कितने थे? 10,000, लेकिन बेचे कितने थे? 6,000। खरीदेों को कहां डालना था? नहीं डालना था सैलरी में, नहीं डालना था, क्योंकि हमारे साल नहीं खरीदे थे। सिर्फ क्या कैलकुलेट करना था? कैपिटल गेन। अच्छा, कंपनी क्या है? डेल्टा पाकिस्तान लिमिटेड।
अच्छा, लिमिटेड तो प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लिमिटेड लिखा हुआ है तो ये लिस्टेड कंपनी है। क्या चीज? प्राइवेट साथ लिखा होता है उनके? ये कहां से सीखा आपने? ये तो मुझे नहीं पता। ये क्या चीज? ये कहां पे, ये कहां पढ़ा है आपने? अगर प्राइवेट हो भाई, हम तो मेरे ख्याल से टैक्स में 4 सवाल पूछते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, नो। दूसरा सवाल कि फॉरेन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने इसने शेयर खरीदे हुए हैं, नो। तो इफ अ कंपनी इज नॉट अ पब्लिक इट इज ए प्राइवेट। बहरहाल ये जो आप लोग कोई अजम्पशन लेते हैं कंपनी लॉ की क्लास में, तो ये आईकैप को ईमेल करके पूछ लेते हैं कि वो इससे क्या समझ रहे हैं। मुझे तो इससे यही समझ आ रही है कि हमने तो 4 सवाल पूछने हैं, हमें वाज़ेह तौर पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि ये कंपनी, भाई इसकी ज़रा तस्वीर खींच के मुझे भेजना, तो ये कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ना, ये लिस्टेड है। हाँ, एक और सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे जो है वो लिखा होगा कि ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। तो फिर हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग एज्यूम करेंगे। ऑब्वियसली एज्यूम क्या करना है, तो उसमें तो लिखा होगा। ये कौन सा सवाल था मिसेज असलम वाला? 17। इसमें लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? एक सवाल में लिखा हुआ था कोटेड, किसी इसी में है मिसेज असलम, क्वेश्चन 17 कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, इट इज अ कोटेड कंपनी। तो ये देखें ना, हसन पाकिस्तान लिमिटेड। नाउ दिस इज कंफ्यूजिंग। हसन पाकिस्तान लिमिटेड को मैं तो प्राइवेट कंपनी समझूंगा जब तक कि आगे कुछ ना लिखा हो, क्योंकि लिमिटेड तो प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं। तो हसन पाकिस्तान लिमिटेड, इज इट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज? अभी तक नो। इज इट गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए? वो तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं, ना गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे ना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। यहां तक हमने समझा प्राइवेट है, लेकिन सवाल ने आगे जाके कहा था नहीं नहीं यार ये तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, तो ये तो कोटेड लिखा हुआ है, तो इट मींस इट इज लिस्टेड। लिस्टेड है तो फिर कैपिटल गेन सिक्योरिटीज। मेरे ख्याल से इसके सोल्यूशन में भी देख लें, मैंने प्राइवेट में ही डाला हुआ है इसको। बाकी कोई ईमेल आईकैप को करके पूछ लेते हैं बाकी वो क्या चाहता है। अगर वो इतनी सी बात पर ऐसे अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो आपके जो टेस्ट का आया था क्वेश्चन, जो लंबा वाला क्वेश्चन था, वो लेटेस्ट अटेम्प्ट का था आईकैप का, तो उसमें भी पहली एडजस्टमेंट भी उसने आउट ऑफ सिलेबस डाली हुई है, और जो पार्ट बी था उसका कि रीजन बताएं पहली एडजस्टमेंट के, जिन्होंने टेस्ट दिया उनसे बात कर रहा हूँ, वो भी उसने आउट ऑफ सिलेबस डाली हुई है। ऐसा बंदा जो एक्सपोर्ट सेल कर रहा है उसकी इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में गिरती है, तो ये चीज़ें कहाँ हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो ये उसने आउट ऑफ सिलेबस डाली हुई है। बहरहाल आईकैप को ईमेल करूँगा आज, तो फिर इंशाल्लाह 2-4 दिन में जब रिप्लाई आएगा तब ठीक है। फिलहाल मैं आपको जो आंसर शेयर करूँगा इंशाल्लाह आज ही कोशिश करेंगे आपको आंसर शेयर कर लें। उस आंसर में सिर्फ उस पार्ट का सोल्यूशन नहीं होगा, बाकी सारा सोल्यूशन होगा, बाकी कोई चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस नहीं थी। अलहमदुलिल्लाह बड़ा आसान सा सवाल था। बाकी पैरेट ज्वेलरी वगैरह के लिस्ट में तो आ नहीं रहा था, तो ऑब्वियसली फिर यह पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी जो है होने की वजह से आपने उस पर कैपिटल गेन नहीं निकालना था। पैरेट ज्वेलरी है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये चीज़ें हैं, तो बस ठीक है, फिर आपने उसको पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी समझना। मूवेबल है, आपके पर्सनल है, आपका है या किसी का है? तो कितने लोगों ने यही किया था? वेल डन। बस बाकी उस सवाल में क्या था, वो वेस्ट पता नहीं स्कल्पचर आ रहे थे या क्या आ रहे थे, वो एक सवाल में एक दफ़ा कराए हुए थे, वो भी दिखा दूंगा कहाँ से थे। बाकी को चीज़ थी बाहर के मुल्क बेच रहे थे आप, वो आपको पता था, सेक्शन 22 का पता नहीं 14 था कौन सा था। तो कितने लोगों से पहले पॉइंट के अलावा बाकी हो जाएंगे इंशाल्लाह, सारे सही होंगे, बस यही चाहिए आप लोगों से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो 45 सेकंड में टेस्ट डिस्कस हो गया। उन्हीं को समझ आया जिन्होंने दिया हुआ है, अब से सोल्यूशन देना है आपको। ऑन 30 अक्टूबर अहमद गाजी लेट आउट हिज अपार्टमेंट एंड मंथली रेंटल ऑफ 30,000। अब अगर किसी बोंगे को ये भी गलती हुई थी कि इधर 10,000 इधर 6,000 है, ये उस बोंगे की बोंगी है, बस उसने घर किराए पे दे दिया, फेयर मार्केट रेंट ले लेंगे। ही इज अ पार्ट टाइम सिंगर, पार्ट टाइम वो लोगों को गुमराह कर रहा है, और उसके लिए उसने 2,25,000 कमाए हैं बाय अलाउइंग अ प्राइवेट टीवी। इसको अदर सोर्स में डाल दीजिएगा, जैसे भी करना है अदर सोर्स में डाल दीजिएगा। ओके, अच्छा वाजे लिखा करें ये टोटल इनकम है बड़ा बड़ा उसके साथ,
फिर वाज़ेह न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके साथ लिखा करें ये टैक्सेबल इनकम है। ये जो नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल होता है, ये न्यूमेरिकल के एंड के ऊपर जो है वो जो फिगर आती है ना, जिसके साथ हम पेबल टू गवर्नमेंट लिखते हैं, ये वो वाला होता है। तो ये जो पेबल टू गवर्नमेंट है, कल इंशाल्लाह क्वेश्चन 28 डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, हमने 27 भी नहीं किया, ये 28 डिस्कस करेंगे कल। चलें 28 तक रहिएगा। 27 पे तो 15 मिनट लगे होंगे, हाथ खड़ा करें, 15 मिनट, 10-15 मिनट लगे होंगे। आपके सवाल ही ऐसे दिए थे, 3 सवाल थे, लेकिन टाइम थोड़ा थोड़ा लगना था। अल्लाहु अकबर, खड़े हो जाएं सारे। पाक चैप्टर 20 का पहला सफा। ये किशोरबाजी कौन है? चलो आगे। पता नहीं सर, पड़ोस में भूल ही गया सर। पाक सर दोबारा रीस्टार्ट कर दिए, इतना टाइम है हमारे पास। चलें जी, अब चैप्टर 20 की शान में बैठ जाएं दोबारा। ये वैसे हम साथ साथ याद करेंगे रशीद, ये जो है ना, ये वाला साथ साथ याद करना है। कोई एक चैप्टर तो होना जो मैं भी कह सकूं मैंने साथ साथ याद किया जिंदगी में। और कल का माशाल्लाह जो संडे गुजरे ना, मैं तुझे इसलिए बता नहीं रहा कि नजर लग जानी है तेरी। कल का जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा संडे गुजर गया ना, अखीर मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी नींदें कल के। अच्छा, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अगर आप कोई और नाम रखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, इट मे बी कॉल्ड एज। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ तुर्कमानिस्तान, ये पूरे तुर्कमानिस्तान पे छा जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान में क्या क्या आता है? कहते हैं पाकिस्तान में अभी तक बलूचिस्तान आ रहा है, जब तक आपकी अटेम्प्ट है, NWFP आ रहा है, पंजाब आ रहा है और सिंध आ रहा है और इस्लामाबाद आ रहा है। कहते पाकिस्तान में ये शामिल है। थोड़ा अरसे बाद अगर चाइना दुबई भी इसमें आ गया तो कहते वो भी मैं डाल दूंगा। पता नहीं अब क्या मंसूबे हैं इस हुकूमत के या अगली हुकूमत के। वो हो सकते थोड़े अरसे बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान में आया हो। यार वो तो हमारे ही भाई है ना, उसको तो यार अब ले आए आप अपने पास, या हम उसके पास चले जाएं, जो भी करना है कर लें, एक दफा आप इकट्ठे हो जाएं। तो बोंगिया मारे वो इन चारों में से किसी एक को निकाल रहा है। यार इसको उठाओ यार। द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज द फॉलोइंग, ये काट दें। द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज द फॉलोइंग। ऊपर वाली डिस्कशन के बाद सुबह से जो हम कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 घंटे की बहस के बाद कि ये एक्ट पूरे पाकिस्तान पे लगेगा। अच्छा जी, यहां पे टैक्स ईयर नहीं है, ये हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में रख के लगाने की बजाय प्यार से समझाएं, क्लास हो रही। अच्छा जी, मुराकबे में ना जाया करें, सॉरी। टैक्स पीरियड अगर आप लोग ऐसे करके पढ़े होते हैं तो मुझे नहीं पता चलता कि आप लोग अटेंटिव हैं या क्या है। टैक्स पीरियड 1 महीने का होता है, टैक्स पीरियड 1 महीने का होता है। और सच अदर पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय फेडरल बोर्ड, या हर महीने का टैक्स दिया करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज। ड्यू डेट टैक्स जमा कराने की हुआ करेगी 15 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स मंथ। अगर मैंने मार्च में सेल्स की हैं तो 15 अप्रैल तक मैंने रिटर्न जमा करानी है। तो साल में कितनी रिटर्न्स जमा करानी है? 11। आप 11 करा देना। आपके इलाके में लगते हैं अगस्त नहीं आता या जनवरी नहीं आता, सर्दियां नहीं आती, तो मार्च नहीं आता। भाई मार्च तो आएगा इस दफा इंशाल्लाह। आए, मार्च नहीं आता। ईद कब है? ईद 31 मार्च को। तो इस दफा तो शायद कॉलेजेस वाले ये प्लान करेंगे, मुझे लग रहा है कॉलेजेस वाले ये प्लान करेंगे कि बुध को आपका आखिरी पेपर होगा और थर्सडे से आपकी क्लासें शुरू हो जाएंगी, ताकि आप एक ही दफा ईद पे घर जाएं। मुझे यही लग रहा है कुछ।
नहीं, जो अंदर की बात है मैं आपसे शेयर कर दी है भाई, इधर क्लास हो रही है, जो अंदर की बात है मैंने। अच्छा जी, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इज 15 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स मंथ। अब इस फिक्रे को याद कर लें, बात आसान है, फिक्रा मुश्किल है। 15 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ 15 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स मंथ। टैक्स मंथ के एंड के बाद जो 15 आ रही है, नोट कर लें। मार्च की रिटर्न कब जमा करानी है? 15 अप्रैल बोला करें ना, इससे थोड़ा सा जरा खुश हो जाता बंदा। अप्रैल, बारिश में तो वो मजा नहीं जो बारिश में है। बुक्स, बुकें, मेरी बुकें किधर आएगी? ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न इज 15 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स मंथ और अदर डेट स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। Different dates may be specified for furnishing of different part of annexures of return। रिटर्न में ना annexures होते हैं, सेल का अलग, परचेज का अलग और इंपोर्ट का अलग। तो डिफरेंट annexures की डिफरेंट डेट्स भी बताई जा सकती हैं कि सेल का डाटा हमें जल्दी भेज दो, उस जल्दी जरूरत है, तो एफपीआर वाले ये भी कह सकते हैं। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, चीजों का बनाना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक चीज को अकेले या दूसरी चीजों के साथ मिलाकर, जैसे आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ लोहा पड़ा होता है, वहाँ प्लास्टिक शीट्स पड़ी होती हैं, वहाँ पे शीशा पड़ा होता है, वहाँ पे टायर बनाने का मटेरियल पड़ा होता है। आप 2 घंटे सोते हैं, उठते हैं तो गाड़ी बनी होती है। आप कहते हैं ये क्या हुआ है, तो अगले लोग कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस। आपके सोए एक प्रोसेस हुआ है, दोबारा सो, फिर दोबारा एक और प्रोसेस होगा। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल अकेला और इन कॉम्बो विद other articles is converted into another distinct article। ऐसी चीज निकल के सामने आ जाती है जो आपने कभी देखी नहीं होती। is converted into another distinct article or a product। आपने कहा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, बनाना। या किसी भी चीज को आप चेंज करते हैं, बदल देते हैं, रीशेप कर देते हैं कि उसका इस्तेमाल बदल जाता है, उसका इस्तेमाल बदल जाता है। पहले वो लकड़ी होती है, देखने में लग रही होती है ये लकड़ी जो है वो बैठने के काम आएगी, वो इतनी जबरदस्त किस्म का डंडा बनता है कि वो मारने के काम आता है। इट इज चेंज, रीट्रांसफॉर्म्ड और रीशेप्ड दैट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली। इसका इस्तेमाल ही बदल जाता है। पहले कुछ और होती है चीज, देखने में लकड़ी लग रही होती है, देखने में दरख्त लग रहा होता है, बाद में सोटा बना होता है। देखने में दरख्त लग रहा होता है, बाद में कुर्सी बनी होती है। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया। एंड इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर प्रोसेस होगा। ओए हो, देखिएगा जरा, फील कीजिएगा। पहले प्रोसेस हो रहा है, उसमें प्रोसेस होगा। एंड नहीं, फील नहीं हो रहा ना, ये मसला है आप में। ये में फील नहीं हो रहा, बैठे हो फिर भी। एंड इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, और इसमें, इस प्रोसेस में ऐसा प्रोसेस भी शामिल है that is incidental or ancillary to the completion of manufactured product। तो फर्ज कर लें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है कार, तो इसके लिए इंसिडेंटल और एंशिलरी है टायर मैन्युफैक्चर करना। तो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए टायर बनाना इंसिडेंटल भी है और एंशिलरी भी है। इंसिडेंटल का क्या मतलब? हादसाती तौर पे हुए, यानी उसकी वजह से यह करना पड़े। और एंशिलरी का मतलब सब्सिडरी, मेन काम टायर बनाना नहीं है। होंडा से पूछो टायर बनाते हैं? नहीं, गाड़ियां बनाते हैं।
एंशिलरी मीन्स सब्सिडरी प्रोसेस या मेन प्रोसेस? सब्सिडरी प्रोसेस। इंसिडेंटल जरूरी, गाड़ी बनाने के लिए जरूरी है। वैसे इंसिडेंटल का मतलब होता है हादसाती, यानी वो हुआ तो जिसकी वजह से ये हुआ, और अगर वो ना होता तो ये ना होता, तो खोता खोता। आराम से सेकंड क्लास रो में बातें कर लें हाइब्रिड में, बच्चे रा इधर उधर किए बगैर अगर बातें किया करें तो पता ना चला करें। तो ये थोड़ा सा जरा प्रैक्टिस करें आप कि चेहरा इधर उधर किए बगैर बात हो। और नसीर तुम कैसे हो? अब दाएं वाला पूछ रहे, बाएं वाला पूछ रहे, किससे बात कर रहे हो? तो दोनों ही नसीर हैं हम। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें अगर क्लास में बातें करनी है तो। घर में भी ना चेहरा ऐसे रख के, और अम्मी आप कैसी हैं, लेकिन अम्मी की तरफ कुछ चेहरा किया करे। आगे चलें। अच्छा जी, इसको याद कर लें। एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल अकेला और इन कॉम्बो विद अदर आर्टिकल्स is converted into another distinct article or is so changed, transformed or reshaped that it becomes capable of being put to use differently, and includes any process which is hadisati or zaruri to the completion of printing, publishing, lithography and engraving. This all is also called as मैन्युफैक्चरिंग। लिथोग्राफी, इंग्रेविंग, चीजों के ऊपर खोदना और लिखना लकड़ी के ऊपर, इस तरह की चीजें हैं। प्रोसेस एंड ऑपरेशंस ऑफ असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डिल्यूटिंग नहीं, डिल्यूटिंग, बॉटलिंग। बॉटलिंग होता है बोतलों को बोतलों में डालना, क्योंकि जब आप बोतल पी के फारिग हो जाते हैं तो आप कहते हैं ये बोतल है, हालांकि वो बोतल खत्म हो गई होती है। फिर आप कहते हैं मैं बोतल वापस करने जा रहा हूं, हालांकि आप बोतल पी चुके होते हैं। बॉटलिंग होते है बोतलों को बोतलों में डालना। पैकेजिंग, रीपैकिंग और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर। रिटेल प्राइस, दीवारों ने आइसक्रीम बनानी है तो वॉल्स ने आपसे ये डाटा शेयर किया। आइसक्रीम का रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, ज्यादा हो गई है, ₹1,00,000 का। आइसक्रीम का रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का फर्ज करें, आप ना काटें बेशक। इस पे कस्टम ड्यूटी पे की 20 रुपए, एक्साइज ड्यूटी पे की 10 रुपए, जो दोनों नॉन रिफंडेबल थी, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन गई। मजदूरों को पैसे दिए 30 रुपए और टोटल कॉस्ट आई आइसक्रीम की 60 रुपए। 40 का प्रॉफिट डाला तो 200 रुपए की आइसक्रीम बेचनी है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान कहती है 236 की बेचें। इसमें 36 क्या है? सेल्स टैक्स। इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस, लेकिन ये मैं लिखवा नहीं रहा और ना आपने लिखना है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि अगर आप दुकान पर आइसक्रीम खरीदने जाएं तो एफबीआर की नजर में रिटेल प्राइस सेल्स टैक्स डाल के है या डाले बगैर? तो प्लीज, इट इज द रिटेल प्राइस, इट इज नॉट रिटेल प्राइस। ये कंज्यूमर प्राइस है जो आपने पे करने हैं। असल में रिटेल प्राइस वो प्राइस होती है जो चीज पे लिखी होती है, जब हम उस पर 18% लगाते हैं फिर फाइनल प्राइस निकल आती है। अच्छा, रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल, अभी हम थर्ड शेड्यूल जाके देखेंगे। मींस द प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर। ये प्राइस मैन्युफैक्चरर फिक्स करता है। अक्सर आपने देखा होगा अगर आप आइसक्रीम खरीदने जाएं तो ये प्राइस जो है वो दुकानदार ने नहीं लिखी होती आइसक्रीम पे। आपने शायद देखा हो ये प्राइस जो है वो दुकानदार ने नहीं लिखी होती, आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरर ही इसको लिख के भेजता है। बल्कि अगर दुकानदार स्टिकर लगाया भी हो तो आप उस स्टिकर को उतार के उससे कहते हैं मैं तो इतने की लूंगा जितने की नीचे लिखी हुई है। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, और इंपोर्टर भी लगा देते हैं इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। बस ये आप ब्रैकेट में ले सकते हैं मेन लाइन, ताकि हमारी डिस्टर्ब ना हो। तो रिटेल प्राइस विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल मींस द प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर
including all duties and taxes. This 200 include all duties and taxes other than 200 में ये पड़ा होगा और ये नहीं पड़ा होगा. At which a brand of an article should be sold to जनरल पब्लिक. तो पढ़ें जी, बोलें रिटेल प्राइस इंक्लूड ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन सेल्स टैक्स एंड इट इज अ प्राइस एट विच अ ब्रांड ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड टू मैंगो पीपल. जनरल पब्लिक को 200 का बिकता है, लेकिन ऑब्वियसली जनरल पब्लिक जब पैसे देती है वो 236 ही देती है, लेकिन इसका नाम रिटेल प्राइस है. When more than one price is fixed for the same brand, अगर एक ही चीज दो शहरों में डिफरेंट प्राइस की बिक रही हो, then highest price will be taken as रिटेल प्राइस. तो अगर आप लाहौर में ये बेच रहे हैं 190 की और कराची में बेच रहे हैं 200 की, तो फिर समझा जाएगा लाहौर वाली भी कितने की बिकी. ये बड़ी अजीब सी बात इसने कर दी. तो इसीलिए ये लोग करते ऐसे हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक ही प्राइस पे बेचते हैं ताकि ये मसला ही ना हो. बोर्ड में स्पेसिफाई एरियाज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाईएस्ट रिटेल प्राइस. बोर्ड फिर वो एरियाज बताएगा जहां पे इसने हाईएस्ट सेल प्राइस पकड़ी है और कहेगा कराची में 200 की मिली है, लाहौर में 190 की मिली है, इसलिए पूरी सेल ही हम किस पे डाल रहे हैं, तुम्हारी 200 पे. Conclusion that retail price is 200. Now what is third schedule? पेज 510 लिख लें आगे. चलो जल्दी खड़े हो, 1 मिनट में पढ़ दो सारा. खड़े हो, पढ़ो. फ्रूट जूस वेजिटेबल. जल्दी करो, ऊंची. टूथपेस्ट. उधर से चल, पहला दूसरा. डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, परफ्यूमरी एंड कॉस्मेटिक्स, आइसक्रीम, टी. ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है. ये भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है. सिगरेट्स, टॉयलेट सूप, शैम्पू, सिगरेट, मिल्की ड्रिंक्स, पावर ड्रिंक. टॉयलेट सोप लिखा है तो मिल्की ड्रिंक पढ़ रहा है. टॉयलेट सोप मिल्की ड्रिंक में फर्क है ना? तो फिर पढ़ टॉयलेट सोप, शैम्पू, मिल्की ड्रिंक्स. भाई टॉयलेट सोप के बाद शैम्पू यूज करना है, फिर बाहर आके मिल्की ड्रिंक्स पीने हैं. चल आगे. पावर ड्रिंक, फिर पाउडर ड्रिंक्स पीने हैं. पाउडर ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर एंड टिश्यू. दोबारा चले जाना है फिर. अच्छा स्पाइसेस. हाँ, फिर मिर्चें खानी है. नीचे आ जाओ. फिर सीमेंट लगाना है. सीमेंट सोल्ड इन रिटेल प्राइस. शू पॉलिश, फिर मिनरल. बस ठीक है. अच्छा भाई, अब साथ वाले के बैग में इस किस्म की कोई भी चीज पड़ी हुई है तो जरा निकालने की कोशिश करें. उस पर एक चीज दिखानी है आपको. भाई कुछ ना कुछ तो होगा. पाउडर ड्रिंक्स पड़े हुए हैं, कुछ मिल्की ड्रिंक्स पड़े हुए हैं. ये तो बाहर का है. टिश्यू पेपर आ रहे हैं इसमें. टिश्यू पेपर एक्वाफिना है. किधर है? अच्छा, इन चीजों के ऊपर ना रिटेल प्राइस अलग से लिखी होती है और 18% सेल्स टैक्स जमा हुआ होता है, और ये एलिजिबली प्रोमिनेंटली लिखी होती है रिटेल प्राइस. इन चीज़ों पे जाके देख लीजिएगा, घर में रिटेल प्राइस लिखी होती है. और कुछ चीज़ों पे नहीं लिखी होगी, उसकी रीजंस शायद आपके सिलेबस में नहीं है.
तो इसलिए इन चीज़ों को फिजिकली आपने घर में जाके वेरीफाइन मतलब है करने नहीं बैठ जाना कि मेरी तो चीज़ पे लिखी हुई है, तुम्हारी चीज़ पे नहीं लिखी हुई, ये क्या मसला है। नीम हकीम खतराए जान। तो इसलिए कुछ लॉ मेकर एग्जेम्पशंस भी दे देता है, कुछ लोगों को छूट दे देता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली अभी इन चीज़ों को आप अप्लाई करने की कोशिश ना करें जब तक कि सीए फाइनल ना कर लें। तो ये बताना मकसूद है। असल में सेल्स टैक्स जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे जाते हैं, कहते हैं हमने तो फलान जगह पे ये देखा था, आपने क्लास में ये पढ़ाया था। तो भाई पूरा सेल्स टैक्स पढ़ा ही नहीं, और अब आपके सिलेबस से हट के चीज़ें तो नहीं पढ़ानी आपको। तो मतलब ये कि तजर्बे करने की कोशिश नहीं करनी चीज़ें देख के। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? बहुत बड़ी इंडस्ट्री जहां करोड़ों लोग नौकरी कर रहे हो। कॉटेज तो छोटी सी होती है ना, कॉटेज इंडस्ट्री छोटी सी। तो कॉटेज इंडस्ट्री का लफ्ज उसने यूज किया सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए। किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। कॉटेज इंडस्ट्री ऐसा मैन्युफैक्चरर होता है जो फुलफिल करे, फुलफिल या थोड़ी सी फिल, फुलफिल करे ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, डज नॉट हैव अ इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके पास हो सकता है, ये मना नहीं है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल ना हो, जो फैक्ट्रीज को मिलता है वो ना हो, वो रेजिडेंशियल हो जाए, डोमेस्टिक हो जाए, जो घरों को मिलता है वो वाला हो जाए, फिर कोई मसला नहीं। तो हो सकता है इट इज लोकेटेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया, जहां लोग रहते हैं वहां ये फैक्ट्री बनी हो। असल में ये छोटी फैक्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं लोगों ने, जो घरों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई होती हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये घरों में बनी हो कहीं। एंड डज नॉट हैव अ लेबर फोर्स मोर देन 10, 10 से ज्यादा वर्कर नहीं रखने, वरना तो मोहल्ले में मोटरसाइकिलों का रश लग जाना है। 50 मोटरसाइकिल गली में खड़े हुआ करेंगे जी इस घर के अंदर फैक्ट्री है, ये तो फिर मुनासिब नहीं है, ये तो तुम लोगों को तंग कर रहे हो। 10 से ज्यादा वर्कर तुमने नहीं रखने। 10 से ज्यादा वर्कर रख लिए तो तुम मेरी नजर में कॉटेज नहीं हो, तुम कोटा हो, तुम बहुत बड़े हो, फिर तुम कॉटेज नहीं हो। और तुम्हारी साल की सेल, हर किस्म की सेल मिला के सप्लाई होती है सेल, तुम्हारी हर टर्नओवर भी सेल को ही कहते हैं। हमारी साल की सेल 80 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, फिर तो कॉटेज इंडस्ट्री कहां रहनी है, फिर तो 80 अरब भी हो सकती है। तो तुम्हारी साल की सेल, अच्छा जी अब याद कर लें, बिजली का और गैस का कनेक्शन कौन सा होना चाहिए? इंडस्ट्रियल नहीं होना चाहिए, बस ये बात याद रखनी है। कहां हो फैक्ट्री? चांद पे, रेजिडेंशियल एरिया में। लेबर 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 हो सकती है हाँ, नॉट मोर देन 10, इट कैन बी 10 गाइस। और सेल साल की ओपन मार्केट, रात को 3 बजे मार्केट का नाम क्लोज मार्केट, सुबह 3 बजे मार्केट का नाम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट इज अ मार्केट इन विच डोर्स आर ओपन एंड कस्टमर्स कैन वॉक इजीली। चलें जी, ओपन मार्केट प्राइस इज द पैसे विच दैट सेल और मिलती जुलती सेल वुड जनरली फेच इन द ओपन मार्केट। कई दफा ऐसा होता है कोई चीज बाजार में मिल नहीं रही होती, तो फिर उससे मिलती जुलती कई चीज ऐसा होती है आपने ना साल में बेच दी होती है, फिर टैक्स वाले आपको आके कहते हैं यार वो चीज आपने बेची थी उसकी प्राइस, आपने कहा वो चीज तो शॉर्ट हो गई है मार्केट में, वो तो अब मिल ही नहीं रही, चाइना से मंगवाते थे वो चीज, अब नहीं आ रही, अब तो नई चीजें आ गई हैं उसकी जगह। तो फिर टैक्स वाले कहते हैं चलो अब वो चीज तो मिल नहीं रही, हम उसकी प्राइस कैसे पता चलाएं, तो बाजार में जाके उससे मिलती जुलती चीज की प्राइस पता चला लेते हैं। तो कई दफा अगर टैक्स वालों को किसी चीज की प्राइस निकालने में मसला हो तो फिर उस सप्लाई की बजाय, डेट सप्लाई की बजाय सिमिलर सप्लाई भी देखी जा सकती है। सप्लाई सेल होता है ना। ओपन मार्केट प्राइस मीन्स द पैसे इन मनी विच डेट सेल और अ सिमिलर सेल वुड जनरली फेच इन ओपन मार्केट। हमने कहा सिमिलर सप्लाई क्या होती है? कहते हैं सिमिलर सप्लाई ये होती है, मार्कर पकड़ाना, सिमिलर सप्लाई ये है, इसमें 4 चीजें सेम होना जरूरी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों मार्कर लिखते हैं, कर दें हाँ या ना। क्वांटिटी, ये भी एक है ये भी
एक है। भाई हाइब्रिड में नजर आ रहा है, ये लाल है ये काला है। ओके, कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स इसमें सेम इस्तेमाल हुए हैं, बस एक फर्क है रंग का, और कोई फर्क नहीं है। तो क्या रेड मार्कर अगर बाजार से शॉर्ट हो जाए तो ब्लैक मार्कर की प्राइस पता चला के रेड मार्कर के लिए मजबूरी में यूज की जा सकती है? यस, बिकॉज इट इज अ सिमिलर सप्लाई। बट अगर रेड मार्कर बाजार में शॉर्ट हो जाए तो इसकी जगह चूहे की प्राइस मार्केट में पता चला लें। क्वांटिटी तो एक है ना, दोनों की क्वांटिटी एक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चूहा भी चलता है मार्कर भी चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें चला के दिखा रहा हूं, चूहा भी चलता है मार्कर भी चलता है। कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स डिफरेंट है। सिमिलर सप्लाई, सप्लाई ये नहीं है कि कोई औरत सांप लेके आई, ये सप्लाई नहीं है, सप्लाई है। सिमिलर सप्लाई, मिलता जुलता सप्लाई। इन रिलेशन टू ओपन, एनु उठा दो भाईजान, तुसी कित्थे पहुंचे हो। Similar supply in relation to open market price of goods means any other supply. Similar supply means any other supply. ये तो इधर लगा रह गया बच्चा, बगल में डंड हो रहा। Similar supply in relation to open market price of goods means any other supply of goods which closely or substantially resembles. closely का मतलब है 100%, substantially का मतलब है 90%. which closely or substantially resembles the characteristics, quantity, components and materials of the aforementioned goods. जैसे बच्चा पैदा होता है ना, आप उसे परेशान कर देते हैं जाते ही, ओए तेरा नाक अब्बू पे गया, तेरी आंखें तो अम्मी पे लग रही हैं, तेरे गाल मेरे पे गए हैं। बच्चा भी परेशान हो कि गए, मैं कौन आ फिर। इतना परेशान करते हैं बच्चों को, इतना परेशान करते हैं लोग बच्चों को, छोटा सा बच्चा परेशान होना शुरू हो जाता है। तो जिंदगी में बेचारा पहली चीज जो देखता है मोबाइल, पैदा होते ही 33A, बस फिर पूरी उम्र लगा रहता है। सप्लाई चेन, सप्लाई और चेन भी लानी पड़ेगी अगर सप लेके आई तो, सॉरी। अच्छा भाई, सप्लाई चेन ये होता है कि इंपोर्टर चीजें इंपोर्ट करता है, फिर मेन्यू फैक्चरर को देता है, फिर वो होलसेलर को देता है, और फिर वो रिटेलर को देता है, जगह खत्म होगी, और वो फिर कंज्यूमर को देता है। अभी को बोंगी मारेगा कहेगा, वो फिर इंपोर्टर को दे देता है। चलें नोट करें, बोंगी के तो देखें लेवल नहीं होता ना, फिर बंदे मारने पे आए तो फिर पूरा पाकिस्तान ही, मैंने पाकिस्तान बेचा, हाँ मैंने खरीदा, फिर बोंगे इतनी बोंगियां भी मार देते हैं स्पेकुलेशन मार्केट में बैठ के। हम पानी पीते हैं, आप नोट करें। भाई मेरी लस्सी की दुकान नहीं थी, ऐसे ना देखा करो, लेकिन लस्सी वैसे कैंटीन पे होनी चाहिए, चाहे सर्दियां भी हों। जल्दी नोट करें। दूध की नहर चल रही होगी जन्नत में, शहद की नहर चल रही होगी, साथ मैंगो का जो है वो दरख्त होगा, तो मिल्क शेक आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने सोचना होगा बनाए जागनी है। इस तरह के मसले नहीं होने अल्हम्दुलिल्लाह। 17, लेकिन उसके लिए साथ वाले को कुछ करना पड़ेगा, इसको आपने सही करना है। सप्लाई चेन माशाल्लाह सही है। सप्लाई चेन मीन्स द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, द सीरीज ऑफ, वापस आ जाए, द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस between buyers and sellers from the stage of first purchase. First purchase किसने किया है? इंपोर्टर ने। इंपोर्टर ने कर रहे हैं, इंपोर्टर से मैन्युफैक्चरर भी परचेज करता है। फ्रॉम द स्टेज ऑफ फर्स्ट परचेज और इंपोर्ट टू द स्टेज ऑफ
फाइनल सप्लाई। फाइनल सप्लाई किसको हुई है? कंज्यूमर को। माय डियर, ये दो डेफिनेशंस आती हैं असल में। आईकेप ने थोड़ा कमेंट भी दिया था, मैं पूछता हूं चर और बच्चा कराता है चरर, और जब मैं पूछता हूं चरर तो बच्चा लिखाता है चर, तो फिर मैं इसे अच्छी तरह चरता हूं। तो चर पूछे तो चर लिख के आए, चरर पूछे तो चरर लिख के आए। देखो, अगर आप किताब में, आपको ये एग्जामिनर कमेंट्स मिलेंगे, आप किताब में आए, सॉरी, अच्छा, आप किताब में आए, शुरू के सफ़े हैं, मेरे पास इस वक्त वो है नहीं, शुरू के सफ़े हैं रोमन्स में, रोमन्स में शुरू में सफ़े हैं किताब के। इसमें आप देखें, आपकी किताब पर स्पेशली बात कर रहा हूं, जो आप आए हुए हैं आज तैयार होके, पॉइंट नंबर 6 है। मिल गया पेज नंबर 6? भाई रोमन्स में पेज 6 मिल गया तो हाथ खड़ा कर दें सारे हाइब्रिड वाले। रोमन्स में पेज 6 मिल गया तो ओके। इसमें डेफिनेशन आ रही है, डिफाइन मैन्युफैक्चरर। चरर, अच्छा, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे, देखें। अ पर्सन हु एंगेजेस इन, ये असेंबल्स, मिक्सेस, कट, लिक्विडेटर, ये सारी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड द कैंडिडेट्स टू आइडेंटिफाई पर्सन हु आर कंसीडर्ड अ मैन्युफैक्चरर एंड अ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स प्रोड्यूस रेलेवेंट आंसर्स। इसको तो लिखना चाहिए, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेमोराइज्ड ऑल दिस एंड दे प्रोड्यूस्ड ऑल दिस, but very few students produced the relevant answer. Most of the answer were in general term, where the students gave very vague replies, stating that a person who is registered as manufacturer and who manufacture is called manufacturer. Alhamdulillah. And many of the students gave the definition of churring instead of churrer. I asked them churrer and they gave me chur, so I am churring him now. चलें जी, अब इसकी डेफिनेशन बड़ी मजे की है। मजे से ना, साथ वाले के कंधे पे ऐसे हाथ रख दे, जैसे बचपन में दो सहेलियां जारी होती थी, साथ वाले के कंधे पे ऐसे हाथ रखें, रखें माय डियर, रखें हाइब्रिड में प्लीज प्लीज, साथ वाले के कंधे पे हाथ रखें, नहीं नहीं रखिए, रखो माय डियर ऐसे, जब तक डेफिनेशन खत्म नहीं होगी। अच्छा जी, जोर ना लगाएं, जोर ना लगाएं। अ पर्सन इंगेज्ड, आगे पढ़ो ना, इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, आगे जाके बात क्लियर हुई, वरना हम तो पता नहीं। अ पर्सन इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो बंदा चीजें बनाता है पाकिस्तान में, चाहे रॉ मटेरियल उसका हो या ना हो, चाहे रॉ मटेरियल उसका हो या ना हो। दर्जी जो है अक्सर हमारे रॉ मटेरियल दिए हुए पे काम करते हैं, अपने रॉ मटेरियल पे काम नहीं करता। यानी आप उसको सूट दे के आते हैं, आप उसको कपड़ा दे के आते हैं जिससे वो आपका सूट बनाते हैं, समझ लें, तो कपड़ा आप उसको दे के आते हैं, तो अब वो अपने रॉ मटेरियल पे काम कर रहा होता है या हमारे रॉ मटेरियल पे काम कर रहा होता है? लेकिन उसको भी आप मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं, क्योंकि वो कटिंग का काम कर रहे हैं, तो उसको भी आप मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं, हालांकि वो किसी और के रॉ मटेरियल पे काम कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर होने के लिए अपने रॉ मटेरियल पे काम करना जरूरी है या किसी के रॉ मटेरियल पे भी काम कर सकते हैं? वेदर रॉ मटेरियल इज ओन्ड बाय हिम और नॉट, रॉ मटेरियल चाहे आपका है चाहे किसी को दे के गया हुआ, कोई मसला नहीं कहता है उसमें, वेदर एक्सक्लूसिवली और नॉट। वेदर एक्सक्लूसिवली और नॉट का मतलब है लास्ट रो में माय डियर, लास्ट रो में माय डियर जिन्होंने सफेद चादर पहनी हुई है। वेदर एक्सक्लूसिवली और नॉट का मतलब यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और नॉट का मतलब यह है कि कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई और काम भी कर लेता है। मिसाल के तौर पे जैसे होंडा कार्स हैं, तो वो इसमें आएंगे क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं ऑफ होंडा सिटी एंड सिविक, और वो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं ऑफ होंडा एकॉर्ड। होंडा एकॉर्ड गाड़ी तो पाकिस्तान में नहीं बन रही ना, वो बाहर से ही आती है, तो इसलिए होंडा कार्स वाले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिटी और सिविक कर रहे हैं,
और ट्रेडिंग ऑफ एकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है किया गाड़ी वाले ये कह दें हम एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्योंकि हम सारी गाड़ियां पाकिस्तान में ही बना रहे हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ लोग खाली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के साथ कभी कभी ट्रेडिंग भी मिला लेते हैं, चीजें खरीद के भी बेच रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग अपने रॉ मटेरियल पे काम करते हैं, कुछ किसी के रॉ मटेरियल पे काम करते हैं। मैं हमारी नजर में सारे, ये वेदर और नॉट का क्या मतलब होता है? वेदर और नॉट, वेदर और नॉट दो दफा लिख रहे हैं, वेदर और नॉट, चाहे ये करो चाहे वो करो, मुझे कोई मसला नहीं, ये मतलब है वेदर और नॉट। जो कम, आई विल कम, मीन तू आ ना आ, मैंने आना है, ना ही आ तू, मैंने आना है, ये वेदर और नॉट होता है। वेदर और नॉट तुम पढ़ो या ना पढ़ो, आई विल पढ़। सोलह घंटे पढ़ा कल, हाथ खड़ा करें। माय डियर, 24 माइनस 6 सोने के, माइनस 2 घंटे में 1.5 घंटा नमाजें और आधा घंटा खाना पीना, तो बाकी क्या 10-10 मिनट ही लगते हैं उसमें। 16 घंटे कपड़े धोने, वो तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बाल्टी में डाल के रख देने होते हैं, और उसके बाद जो भी हो बाल्टी और मशीन उसमें डाल के रख देने हैं, बाद में थोड़ी देर बाद निकाल लेने हैं। 15.5 घंटे। बर्तन ठीक है 15 हो गए, और कितनी गुंजाइश निकलवाएंगे आप लोग? 15 घंटे हो गए। नींद भी पूरी करनी है। घर वालों से बात अब तो ऑब्वियसली वो मस्जिद में आते जाते रास्ते में होती है ना, वो और कैसे हो सकती है बात? तो इतना टाइम नहीं, अब कॉलेज आते जाते रास्ते में, आजकल तो यही टाइम है बस। और कुछ बताएं ना, अपने मसले बताएं, ताकि हम उनके हल के लिए आज आपके पास आए हैं। हमने ऐसी तो नहीं इतनी बड़ी खुली कचहरी लगाई, हम आपके मसलों के लिए आए हैं आज इधर। अम्मी को कॉल आते जाते जिक्र अस्कार करें, आप बिल्कुल करें, ये आपको ये वाले 2 घंटे में दे दिए, इसी में आप। अच्छा जी, मैच, ये तो कल संडे था ना, संडे था। कौन सा टेस्ट की डिस्कशन? हमने तो कोई टेस्ट नहीं डिस्कस किया कभी संडे को। शेल इंक्लूड ठीक है, टेस्ट की डिस्कशन जो भी है वो 16 घंटे में ही आ गई, लेकिन कोई आए तो सही ऐसा माइका लाल जिसमें 16 घंटे पढ़ा हो। हम मेरे ख्याल से इजीली हम पढ़ लेते थे जब ये एग्जाम की छुट्टियां होती थी, 40 दिन की सीए फाइनल की, इजीली 16 घंटे 15-16 आराम से पढ़ लेते थे। शेल इंक्लूड अ पर्सन, बोर हो जाते थे तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते थे, फिर उसी में बोर हो जाते थे तो कोई दूसरा टॉपिक शुरू कर देते थे, फिर इतनी देर में वो पुराना वाला भूल, वो फिर पुराने वाले की तरफ वापस आ जाते थे। तो शेल इंक्लूड अ पर्सन हु बाय एनी प्रोसेस assemble, mix, cut, dilute, bottle, packages, repackages और prepares goods by any other manner। ये वही वाली बातें ऊपर वाली लिखी हुई हैं। Assign in bankruptcy या liquidator। हमने कहा ये कौन होता है, हमें नहीं पता। कहते हैं मैं बताता हूं। Who disposes of the assets of manufacturer in any fiduciary capacity। जो लॉ के अंदर रहते हुए किसी मैन्युफैक्चरर के एसेट बेचता है। जब किसी मैन्युफैक्चरर का दिवालिया हो जाता है और वो बैंक लोन वापस नहीं कर पाता, तो फिर लिक्विडेटर को बुलाया जाता है। लिक्विडेटर कौन होता है? लिक्विडेटर इज अ पर्सन हु बेचता है एसेट्स, किसके? मैन्युफैक्चरर। लिक्विडेटर एक ऐसा बंदा है, ये डेफिनेशन है, लिक्विडेटर एक ऐसा बंदा है जो मैन्युफैक्चरर के एसेट बेचता है। क्यों? खुद ही? नहीं, हुकूमत ने कहा होता है उसको। तो कोई कंपनी बंद हो रही थी, उसके लिए हुकूमत ने इंजमामुल हक साहब को भेजा कि भाई आप जाएं और जाके जो है वो इस कंपनी के जो है वो एसेट्स बेचें। तो इंजमामुल हक को जितना अरसा वहां बैठा रहेगा वो लिक्विडेटर होगा बस। अच्छा जी, हाइब्रिड में आखिरी क्लास में बातें करते हुए शाहिद अफरीदी ने जाके हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि हुकूमत ये चले गोरमे वालों को जाके कहा कि गोरमे कोला में गया था, कश्मीर में नहीं मिल रही, तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कश्मीर में गोरमे कोला की फैक्ट्री खोलूं। बस हम यहां पे क्लोज कर रहे हैं, बातें ना करें आपस में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, एक सफा ताकि आप याद कर लें आज। तो उसने कहा हुकूमत पाकिस्तान
मैं ये चाहता हूं कि मैं जाके जो है वो कश्मीर के अंदर कोई फैक्ट्री खोलूं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, आपको इजाजत है, गवर्नमेंट वालों से बात कर लो। आपने गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट ने आपको इजाजत दे दी। अब आप यूज करेंगे उन्हीं का पेटेंट, उन्हीं का नाम, या इसको कहते हैं राइट फॉर मैन्युफैक्चर। आप यूज कर रहे होंगे पेटेंट या आप यूज कर रहे होंगे राइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉटल्स। Any person who owns any patent or uses any patent for manufacturing of goods, whether or not such person sells or disposes of goods। चाहे आपने अभी चीजें बेचनी नहीं भी शुरू की, कोई मसला नहीं, अगर फैक्ट्री बननी शुरू हो गई है, यू विल बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर। उसमें चीजों का बेचना कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है भी चीजें आपने थोड़े अरसे बाद बेचनी हो, पहले एडवर्टाइजमेंट करें फिर चीजें बनाना शुरू करें, वो आपकी मर्जी है। कहते चीजें बेचने जरूरी तो नहीं है। असल में कहना ये चाह रहे, व्हेन यू स्टार्ट ओनिंग दीज थिंग्स यू विल बिकम मेन्यू वेदर और नॉट यू हैव स्टार्टेड द सेल और नॉट। ये चीजें ओन करना जरूरी है। किसी का पेटेंट खरीद लें, किसी का नाम खरीद लें, किसी से राइट खरीद लें चीजें बनाने का, जैसे ही खरीद लिया यू आर मेन्यू। चाहे चीजें 2 साल बाद भी बनाए, कोई मसला नहीं, आपको सारे बेनिफिट्स मैन्युफैक्चरर वाले दिए जाएंगे। आप हमारी नजर में मेन्यू, क्योंकि अन करीब आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कई दफा आपको सेल्स टैक्स में रिफंड मिल जाता है, जैसे इनकम टैक्स में भी कई दफा ज्यादा टैक्स कट जाए तो रिफंड मिल जाता है। रिफंड लेने के लिए यह शर्त है कि आपकी अपनी फैक्ट्री हो। रिफंड लेने के लिए यह शर्त है आपकी अपनी फैक्ट्री हो, किराए की ना हो, तो रिफंड उसको मिलेगा जिसकी अपनी फैक्ट्री है। However, for claiming refund, only such person shall be assumed as manufacturer cum exporter। मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कौन होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। ये नहीं कि हाइब्रिड में लास्ट क्लास में बातें कर रहा हो, ये मैन्युफैक्चरर भी होगा और एक्सपोर्टर भी होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। ठीक है, पेज 503। कल से न्यूमेरिकल शुरू करने हैं सेल्स टैक्स के, तो आज उसकी थोड़ी बेस बना लें। कैलकुलेटर निकालें। अच्छा जी, सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म और न्यूमेरिकल कुछ ऐसे सॉल्व हुआ करेगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशन चाहिए कि इंपोर्टर ने परचेज की चीज़ें 200 रुपये की, तो सेल्स टैक्स को कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जो वैट, जो बंदा जितनी वैल्यू ऐड करे वो उतना टैक्स दे। तो जब इंपोर्टर चीज़ें इंपोर्ट करता है तो हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि बातें अभी भी हो रही हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि ये चीज़ें पहले पाकिस्तान में नहीं थीं, आपकी वजह से आईं, तो आप अपनी परचेज के ऊपर मुझे 18% दें। तो परचेज तो इसकी इंपोर्ट ही है, तो 200 ज़रब 18%,
ये हुकूमत को दे देता है 36 रुपये। जब ये हुकूमत को 36 रुपये देता है तो चीज़ें क्लियर करवाने की इजाज़त है। अब आप सी पोर्ट से चीज़ें उठा के अपने घर ला सकते हैं, अपनी दुकान पे ला सकते हैं। तो सेल्स टैक्स ऐसा टैक्स हुआ करेगा जो हम पे भी किया करेंगे और रिकवर भी किया करेंगे। अच्छा, जब आप ये टैक्स पे करके आ गए 36 रुपये का, तो अब आपने दुकान बाजार में फिर के कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढा जो चीज़ें बनाता हो, क्योंकि आप जो लाए थे वो गुड्स, वो रॉ मटेरियल थी, वो किसी काम की नहीं थी, ऐसे नहीं बिकनी थी। तो आपने होंडा एटलस कार को कहा कि यार इंजन के अंदर एक चीज़ डलती है, वो मैंने मंगवाई है बाहर के मुल्क से, तो ऐसे तो कोई ख़रीदता नहीं है, तो आप इंजन के अंदर उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो होंडा एटलस कार ने उसको 300 में ख़रीद लिया एंड सोल्ड टू होंडा फॉर 300। मैन्युफैक्चरर को आपने 300 में बेच दिया। अब आप जब बिल बनाएंगे तो आप अपना नाम लिखेंगे ऊपर, मैं इंपोर्टर हूं, और नीचे कस्टमर का नाम लिखेंगे होंडा, और फिर इसके बाद आप चीज़ों का नाम लिखेंगे गुड्स, फिर इनकी प्राइस लिखेंगे। आप प्राइस लिखेंगे इनकी 300, इसमें आप डालेंगे सेल्स टैक्स 300 ज़रब 18% 54, और आप होंडा से कहेंगे कि मुझे 354 रुपये दो, तो मैन्युफैक्चरर आपको 354 रुपये दे के चीज़ लेके चला जाएगा। तो आपने अब उसको बिल बना के देना है 354 का, जिससे मैं कहूँगा सेल्स टैक्स डाल के। नाउ दिस 54 इज नॉट पेड बाय यू, एक्चुअली इट इज रिकवर्ड। भाई ये क्या कर रहे हैं आखिरी रो में? दिस 54 इज नॉट, और वो भी ऊपर नहीं देख रहे जैकेट जिन्होंने पहनी हुई येलो और ग्रे, दिस 54 is not paid by you. This 54 is अब आज ही की बेस ही नहीं बननी तो आगे क्या न्यूमेरिकल्स और क्लासेस समझ आनी। This 54 is not paid by you, rather it is paid by manufacturer and it is recovered by you. So आपने ऑलरेडी पे कितना कर दिया हुआ है? 36। अब जब आपने सेल की तो सेल पे आपने 18% डाल के 54 रुपए रिकवर किया। अब हुकूमत ये कहती है कि आपके पास मेरे 54 पड़े हैं, क्योंकि ये 54 रुपए तो हुकूमत का सेल्स टैक्स है और किसका है? तो हुकूमत कहती है आपकी दराज में 354 जो पड़े हैं उसमें 54 मेरे हैं। आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं मुझे टैक्स क्रेडिट दो, मुझे डिस्काउंट दो, आई नीड टैक्स क्रेडिट, मुझे छूट दो। जिस तरह इनकम टैक्स की क्लास में ऑलरेडी पेड टैक्स माइनस होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैं 36 रुपये पे कर आया हूं, तो आप मेरे से 54 जो मांग रहे हो तो 36 को नेट करके मांग लो। तो ऑब्वियसली फिर न्यूमेरिकल में पेएबल टू गवर्नमेंट हम ये डाला करेंगे, पेएबल टू गवर्नमेंट इज 18। सो the tax which you pay at the time of purchase, import के टाइम पे जो पे करें उसको 18% लगा के 36 निकाल लिया हमने, और जब चीज महंगी करके बेची आपने 200 वाली 300 में, तो आपने अपने कस्टमर से जो कि एक मैन्युफैक्चरर है उससे आपने 54 रुपए ले लिए। तो 354 में 54 रुपए सेल्स टैक्स पड़ा था। आंखें खोल के वही क्लास लेनी है। 354 में 54 रुपए क्या पड़ा था? आपने जब इस 54 में से 18 माइनस किया तो बाकी हुकूमत को आप पे कराएं 18। सो इसको हम कहा करेंगे टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल एंड टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। ऑब्वियसली ये स्टोरी अब हमें ज्यादा अच्छी समझ आएगी जिस वक्त हम बात करेंगे किसकी? मेन्यू। क्योंकि अब जो चीज मेरे लिए सेल है वो अगले के लिए परचेज है। अब इंपोर्टर जब होंडा को ये बिल बना के देगा तो इंपोर्टर इसको कहेगा सेल इनवॉइस और होंडा इसको कहेगा परचेज इनवॉइस। तो होंडा इसको परचेज इनवॉइस कहेगा। अब जब वो बिल लाके देखेगा होंडा तो कहेगा मैंने 300 वाली चीज पे 54 पे किया। जैसे आप फीस पे करते हैं, कॉलेज वाले रिकवर करते हैं,
आप पैसे पे करते हैं, दुकानदार रिकवर करता है। मैन्युफैक्चर परचेज गुड्स फॉर 300, मैन्युफैक्चरर ने कितने की खरीदी? 300 की। तो परचेज पे 18% लगवाएं जरा, लगा हुआ पहले ही कितना? 54। ये ऑलरेडी पेड है, या पेड लिख लें, जो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको पसंद हो, ये ऑलरेडी पेड है, ये पे कर दिया हुआ है आपने। अब मैन्युफैक्चरर इस पे लेबर लगाएगा, ओवरहेड लगाएगा, मशीनें चलाएगा, फैक्ट्री चलाएगा, चला के सब कुछ चीजें बना बनू के अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज 700 रुपए की बन गई। अब ये 700 रुपए की बेचेगा मैन्युफैक्चरर, बनी शायद 600 650 में हो, इसकी कुछ प्रॉफिट डाल के 700 रुपए में ये बेचेगा, और बेचेगा रिटेलर को जिसने आगे दुकान पे बेचनी है, फर्ज करें। अब जब ये बिल बनाएगा तो ये ऊपर अपना नाम लिखेगा, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, रिटेलर का नाम पूछेगा, यहां रिटेलर का नाम लिखेगा, मैं आपको ये चीज 700 की बेचता हूं, मैं खरीदता हूं, कबूल है? कबूल है। अभी से प्रैक्टिस करें। सेल्स टैक्स तो 700 ज़रब 17%। ओके गाइस, ये पुराना रेट था, माइंड कभी कभी पास्ट में भी चला जाता है, इतना तो ना। 126, तो इसका कुछ नहीं करना होता 826 का, इसको क्यों टोटल करना। तो मैन्युफैक्चरर की दराज में 826 रुपए आ जाएंगे, इसमें 700 मैन्युफैक्चरर के अपने हैं और 126 हुकूमत के। अब हुकूमत कहेगी मेरा 126 दो, ये कहेगा ठहरो, मैं मान रहा हूं कि मेरी सेल 700 है और इस पे 18% कितना बन रहा है, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको 54 दे आया हूं, तो क्या करें? 72 मेरे से ले लें। मैंने रिकवर कितना किया कस्टमर से? ऑलरेडी पे कितना कर चुका हूं? टू बी पेड। असल में ये वो 72 होता है जो आपने मार्च वाला 15 अप्रैल को पे करना होता है। ये 72 आपने मार्च के महीने में जितना इकट्ठा हुआ है वो सारा का सारा आपने 15 अप्रैल को पे करना होता है। तो ये 72 आप गवर्नमेंट को पे करके आएंगे। अच्छा, अब यहां तक हुकूमत का स्टेटस देखें तो हुकूमत को 36 इंपोर्टर ने दिए थे, 18 भी इंपोर्टर ने दिए थे, और ये 72 किसने दे दिए? मैन्युफैक्चरर। यहां तक हुकूमत के लेवल से सोचें तो हुकूमत के पास ये पैसे पहुंच चुके हैं। आगे चलें, समझ आई? हुकूमत को इंपोर्टर ने कितने दिए थे? 36, फिर इंपोर्टर ने दोबारा कितने दिए थे? 18, और अब अगले ने कितने दिए हैं? अब अगले का तो आसान ही है, टाइम जाया करने वाली बात है, कर लेते हैं। अगले की परचेज बोलें, लेकिन इस पे तो वो 18% दे आया ना, 126 दे आया है। किसको दे आया है? मैन्युफैक्चरर को। अब इसने कस्टमर को कितने की बेचनी है? बिल बनाएगा, ऊपर अपना नाम लिखेगा रिटेलर, नीचे कस्टमर का नाम लिखेगा सर आसिफ, और उसके बाद चीज का नाम लिखेगा चीजी। चीजी कितने की बेची? 950 की। उस पर सेल्स टैक्स डालेगा। आंखें खुलवा दें यार टाइम में देख के, हाइट ऑफ एनीथिंग। घर में कोई नहीं आपको कहता है इतना सोना ठीक नहीं, वक्त का खोना ठीक नहीं, सूरज निकले तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे, तू सोता ही रहे, इस तरह की एंड पे कोई कमेंट नहीं आता घर में आपको? कोई नहीं खींचने वाला, कुछ कोई अच्छा रूममेट ही रख लें जो खींचा करे आपको, साथ वाले को अपना टेलीफोन नंबर दे दें, सुबह सुबह उठा दिया करे आपको।
171। भाई चीजें आसान है लेकिन समझे तो सही ना। तो 171, अब रिटेलर कस्टमर से कितने लेगा? 171। लो जी, सर कंधे पे रख के सोए हुए हैं, इधर कॉन्सेप्ट डिलीवर हो रहे हैं उधर। 171 ये रिकवर की है, ये क्या की है? किससे? कस्टमर से। किसने? रिटेलर ने। अच्छा, इसने पे कितना किया है? ऑलरेडी पे कितना किया हुआ है? पेड ऑलरेडी 120, टू बी पेड 45। अच्छा, अब ये 45 और हुकूमत के पास पहुंच गया। इसी को पहुंची हुई सरकार कहते हैं। पहुंचते 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 हुकूमत कहां तक पहुंची? और ये 171 जो हुकूमत के पास पहुंचा है, जरा फील करें जाके, असल में ये कस्टमर नहीं दिया है। सारा बर्डन किस पे शिफ्ट हो गया आखिर में आके? हर कोई अपने आप से बोझ उतार रहा था। जैसे ये मेरे पास है, मैंने भाई को दे दिया, उसको अगले को दे दो। लाओ ना, इधर खड़े हो, सारे 4 बंदे खड़े हो। नहीं, आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप। तो मैंने इंपोर्टर ने बोझ डाला किस पे? मैन्युफैक्चरर पे। बोझ इसको वापस करो, इसका मैन्युफैक्चरर ने भाई बोझ डालते हुए दिखाओ, उछालो बोझ पहले। जिंदगी में बोझ उछाले जाते हैं। अच्छा, ये किस पे बोझ पड़ गया? होलसेलर पे, रिटेलर पे। चले रिटेलर पे पड़ गया। रिटेलर तुम बोझ डालो कंज्यूमर पे। कंज्यूमर इस बोझ तले दब जाओ, जरा दब के दिखाओ। तो कंज्यूमर बोझ तले दबता है। देखें कौन दबा हमारी मिसाल में? कंज्यूमर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब आप लोग ऐसा करें, बॉल पॉइंट इधर फेंकें, इधर करते करते एंड तक कंज्यूमर तक पहुंचाएं। कैच कैच खेलें। चलो बोझ डालें अगले पे, बोझ डालें अगले पे, अगला बोझ डाले उससे अगले पे। हाइब्रिड में आखिरी रो तक पहुंचनी चाहिए ये बोझ। अच्छा, इन द एंड बोझ गिर गया। तो जूते से खींचे तूने बोझ? यार साफ कर इसको। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जिसको हाथ से पकड़ते हैं सर, वो जूते से उसको खींच रहे हैं। ओह तौबा, क्या किया जाए इसके साथ? सामने वाले के सर पे हाथ रखें, फिर हम चलते हैं आगे। सामने वाला, नेक्स्ट रो वाला प्लीज। ये राइट लेफ्ट नहीं मैं कह रहा, सामने वाला। सामने वाला जानने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको ये कह देगा हाँ, मेरे बाल खराब किए बच्चे। अच्छा माय डियर, बहरहाल ये कैलकुलेशन तो हमने नहीं करनी होती। बताना ये था कि सारा बोझ कस्टमर पे शिफ्ट हो जाता है और कस्टमर ही ये बोझ बर्दाश्त करता है। ये टैक्स ना हुकूमत के पास स्टेजेस में पहुंचता है। इसको वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं? सुन लें। हमने 200 की चीजें पाकिस्तान में मंगवाई, तो हमने 36 की वैल्यू ऐड की। पाकिस्तान में 200 की चीजों की वैल्यू ऐड की, 200 पे 18% बना 36। फिर हमने 100 रुपए की वैल्यू एडिशन और कर दी, चीज महंगी करके, तो हुकूमत ने कहा इस पे 18 दे दो। फिर इसने 400 की वैल्यू एडिशन की, तो हुकूमत ने कहा 400 जरा 18% तुम दो। इसने 250 की वैल्यू एडिशन की, तो हुकूमत ने कहा 250 जरा 18% तुम दो। जो जो वैल्यू ऐड करता रहेगा वो अपना हिस्सा देके बर्डन अगले को शिफ्ट करता रहेगा। इन द एंड हुकूमत के पास ये नहीं होगा कि हुकूमत के पास 54 प्लस 126 प्लस 177 पहुंच रहा होगा। लूट नहीं मची हुई। हुकूमत के पास सिर्फ कितना पहुंच रहा होगा? ये 171 हमेशा बराबर हुआ करेगा 950 ज़रब 18%। ये जो फाइनल प्राइस है
इसकी बाजार में, 950 इंटू 18%। तो 950 पे 18% लगा के हुकूमत के पास पहुंच गया, अल्लाह का शुक्र है 171। सब ने अपना बर्डन अगले पे शिफ्ट किया और आ जाके बर्डन पड़ा किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। अच्छा, ये वाला टैक्स पे होगा और ये वाला रिकवर होगा और ये फिर पेबल होगा ऑन 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ, ऑन 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये अगले महीने की 15 तक आपने जमा कराना होगा। ये वाला आप पे करेंगे, ये वाला आप रिकवर करेंगे, फिर ये क्या निकल आया करेगा? पेबल ऑन 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ। पे और रिकवर तो महीने में कभी भी हो जाएगा ना, किसी भी दिन आप चीज खरीदने चले जाएंगे, किसी भी दिन बेचने चले जाएंगे। पे और रिकवर तो कभी भी होगा, लेकिन पेबल कब पे करना होगा? अगले महीने की 15 तारीख तक। पेबल ऑन नहीं मुझे लिखना चाहिए था, ऑन की बजाय बाय लिखना चाहिए था। क्या चीज? बस इसीलिए तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो दुकानदार बोझ बर्दाश्त करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कस्टमर पर डाल दिया जाता है। सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म ही है पूरी दुनिया में। ओके, सो यार मुश्किल सा नाम है, अगर याद हो जाए। इसको कहते हैं इनपुट परचेज वाले को, और सेल वाले को कहते हैं आउटपुट। जैसे डेबिट क्रेडिट नहीं, अकाउंटेंट से मुश्किल सी चीजें बनाई हुई। एसेट डेबिट तो आम बंदे को पता नहीं चलता। आप कहते हैं एसेट बढ़ रहे हो, कहते हैं यार बड़ी साइंस है यार, तुम इतने यानी कि लेवल हो गया तुम्हारा, मुझे तो नहीं पता चला एसेट डेबिट का मतलब क्या होता है। कैश क्रेडिट, कैश कम हो गया यार, मुझे तो नहीं इस लाइन से पता चला था। तो आप जो अगले पे प्रेशर डाल रहे होते हैं। तो इसी तरह मुश्किल सा नाम है। असल में पेड और रिकवर्ड होता तो ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन उन्होंने मुश्किल से नाम रख लिए। नहीं, इट पुट नहीं है, इटा पुट ना आए थे। इनपुट, क्या पुट? इनपुट, फिर आउटपुट। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, चपेड़ पुट। साथ वाले साथ रह रहे के ना बहुत सी हरकतें आपके अंदर उसकी वाली आ जाती हैं, इसलिए ज्यादा ना राग रहें उसके साथ। यू शुड बी यू, नॉट यू शुड बी वो। लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर अच्छी हरकतें हैं तो यू शुड बी वो। अच्छा जी, तसल्ली से जरा दोबारा देख लें, ताकि यार ये ना अच्छे तरीके से समझने के लिए हल ये है कि किसी ले मैन को जाके, ले मैन यही नहीं कि जिसको अंग्रेजी भी समझना आती हो, किसी ले मैन को जाके, आपका भाई है कोई डॉक्टर बन रहा होगा, कोई इंजीनियर बन रहा होगा, तो उसको जाके इधर आज आपने बेसिक मैकेनिज्म समझा देना है। तो किसी ले मैन को हाथ खड़ा करें, किसी ले मैन को घर में जाके, जिसको ये सेल्स टैक्स ना आता हो, उसको जरा थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देना है कि ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। तो इसी तरह इंशाल्लाह आपका रिवाइज होगा। प्रिंसिपल साहब को ना समझाइए चले जाएगा, उनको पता है, सारे प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े हैं। मैं इधर आपको समझाने आया हूँ सेल्स टैक्स कैसे चलता है जी। और हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में, कितने लोग समझा देंगे किसी को घर में? जी ठीक है, घर से बाहर भी जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा घर में समझाने। नहर वाले पुल पे समझा दें, रास्ते में बस स्टैंड पे समझा दें। आप अपना लेक्चर आज यूट्यूब पे ऑनलाइन कर दें, जैसे भी करें। अच्छा, जिस बंदे ने चीजें मंगवाई हैं पाकिस्तान में, उसे क्या कहते हैं? इम्पोर्टर। तो इम्पोर्टर जब चीजें परचेज करेगा तो ये हुकूमत को कितने देगा? अब समझाना क्या अगले को, ये जरा देखिएगा। हुकूमत को कितने देगा? 36। अब इसको मैं कहूंगा ऑलरेडी पेड। ये तो हुकूमत के पास ऑलरेडी चला गया आपका 36। अब जी जब परचेज किया तब, अब जब आप कोई कस्टमर अपना ढूंढेंगे और मिल गया और वो मान गया 300 की चीज लेने पे, अब आप उसको 300 का बिल ना बना के दें, अब आप उसे 354 का बिल बना के दें। इसमें 300 को कहेंगे प्राइस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स।
300 इज प्राइस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, और 300 जमा 18% ऑफ 300 इज 354, 354। अब आप जब चीजें सेल करें तो उसे कहे बेटा मैं आपको 300 की बेचता हूं, लेकिन प्लीज आप मुझे 354 दे दो, क्योंकि इसमें 54 जो है वो मैंने किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। ये बादल हिलने क्यों लग गए? 54 मैंने गवर्नमेंट को देना है। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी कि तुम्हारे दराज में 54 पड़ा हुआ है, उससे लेके आपने तो 354 ही लिया, आपने तो 354 लिया ना। गवर्नमेंट कहेगी आपके दराज में 354 पड़ा हुआ है, हमें चपेट 354 पड़े, पहले जो 36 दे के आए हैं वो अच्छा चलो ठीक है। गवर्नमेंट कहेगी फिर मुझे 18 दे दो, 18 इज पेएबल टू गवर्नमेंट। लेकिन अगला बंदा तो अपने जूते पहनेगा ना, वो अपने जूते पहन के सोचेगा कि मैंने परचेज करते हुए तो पे कर रहा हूं 54, मेरे लिए ये ऑलरेडी पेड टू गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि ये इंपोर्टर नहीं है, मेरे लिए इट इज ऑलरेडी पेड टू इंपोर्टर। वो इंपोर्टर ने अल्लाह का शुक्र है आगे जमा करा दिया, वो अच्छा बंदा निकला। अगर वो नहीं जमा कराएगा वो भी स्यापा होगा, वो न्यूमेरिकल्स में देखेंगे फिर क्या करना है। तो ये तो इंपोर्टर को देके आया, अल्लाह का शुक्र है इंपोर्टर अच्छा बंदा है, उसने आगे हुकूमत को जमा करा दिया होगा। तो ये हुकूमत को जमा नहीं करवाता, हुकूमत को ये 54 जमा नहीं कराता, ये 54 किसको देता है, इंपोर्टर को देता है। आगे इंपोर्टर हुकूमत को जमा करा देता है, वो उसको और हुकूमत का मामला है, वो हम डिस्कस करेंगे फिर कोई। अब ऑब्वियसली ये कोई कस्टमर ढूंढेगा और उसको 700 की चीज बेचेगा, लेकिन बिल कितने का बना के देगा? नहीं, बिल 126 का नहीं बना के देगा, बिल बना के देगा 826 का। अब बेचारा जो रिटेलर होगा ना, वो 100 वाले 8 नोट और 10-10 वाले 2 नोट और 5 रुपए वाला एक सिक्का और 1 रुपए वाला एक सिक्का ये इसको देगा। तो 826 रुपए रिटेलर मैन्युफैक्चरर की दराज में डाल देगा। मैन्युफैक्चरर का दराज खोलो, 826 रुपए डाल देगा। अब हुकूमत कहेगी, हुकूमत तो नहीं हुकूमत कहेगी कि इसमें 126 मेरा है। आप कहेंगे मेरा मुआ कोई नहीं, इधर आप बाहर निकल, मेरा है। ये तो जो 54 दे के आया हूं, वो जो इंपोर्टर को दे के आया था उसने तुझे पहुंचा दिए हैं, बड़ी बोल रही है तो हुकूमत चुप कर गई। चलो थोड़ा सा तो दो ना, जितना भी कितना 72। अब ये पेएबल टू गवर्नमेंट, ये आपने हुकूमत के खजाने में जाके एफबीआर में बैंक अकाउंट में जमा कराना होता है। ये आपने अब बैंक अकाउंट में जमा कराना होता है, ये इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि हुकूमत के खजाने में जाए। बेसिकली इसने 54 इंपोर्टर को दिए, वो इंपोर्टर जमा करा देगा हुकूमत को, और इसने 72 गवर्नमेंट को खुद जमा करवाया। उससे कितना ले लिया था? 126। और आखिरी मिसाल कर लें ताकि चीज फाइनली क्लियर हो जाए। कल तो चैप्टर 18 का मैंने आपको बता दिया ना, क्वेश्चन नंबर 28 और 41 दोनों को ही मौका मिला तो फारग कर देंगे। अच्छा, परचेज कितने की है? अच्छा, इसने हुकूमत को दिए 125 माय डियर। ना यही तो समझाना है आपसे जब अबू उम्मी सवाल पूछ रहे होंगे कि, और अगर उनको समझ ना आ रही होती है तो आपने ये नहीं कहना कि आपको समझ नहीं आ रही, आपने कहना मैं नहीं समझा पा रहा शायद, ये बात असल होती है। तो 700 ज़रब 18% बोले कितना बना? अब ये 126 कहां गया? किसने किसको दिया? मैन्युफैक्चरर ने लिया, किससे? रिटेलर से। तो रिटेलर तो ये उसको दे क्या भाई, तो 1 मिनट वेट कर लो, बस क्लास खत्म हो रही है भाई, इधर देखो। अच्छा जी, अब ये अपना कस्टमर ढूंढेगा, इसने कस्टमर को कितने की बेची चीज? अच्छा, ये तो कोई सिलेबस में, ये तो ऐसे ही बताया हुआ तुमने। असल में इन तीनों का अलग अलग न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आज मैंने आपको बनवा दिया है। सेल इंटू 18% माइनस परचेज इंटू 18%। सेल्स से दो-धारी तलवार है, परचेज के मौके पे किया जाता है, सेल्स के मौके पे कवर किया जाता है। अच्छा, अब हमने कस्टमर को कितने की चीज बेची? 950 की। उससे कितना लेंगे? 171। हुकूमत कहेगी 171 मुझे दो, आप कहेंगे बाहर निकल, 171 तुझे दो। 126 नहीं देके आया था पहले, अब आप कितने देंगे? सिर्फ 45। ये बार बार निकलना जिंदगी में बोलना नहीं होता, मैं ऐसे ही जरा बोलता हूं, बाहर निकल, बड़ी बात बताई, तुझे देख लूंगा मैं, फिक्रे बोले नहीं होते जिंदगी में।
ये वैसे ही आप बड़े हो गए हैं, आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप बोले मत। ले जाए आज साथ वाले को।